नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो किस पे रहने वाली है आपने थंबनेल देख के अनुमान लगा लिया होगा। तो बहुत से बच्चों के डाउट आते हैं कि अजय राउत की किताब को किस तरीके से पढ़ें, इसके नोट्स कैसे बनाएं और इसे कैसे कवर करें। तो उसी के देखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जो भी बच्चा उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, अगर उसने अभी तक ये वाली किताब नहीं ली है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जिसके राइटर हैं अजय रावत, तो इस किताब को जल्दी से ले लें। ठीक है। जो अजय रावत है दोस्तों, यह उत्तराखंड के चर्चित इतिहासकार जी हैं। ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि उत्तराखंड में जो इतिहास पूछा जाता है उसके लिए एक रामबाण किताब है। तो इसको ले लीजिए। तो जो भी डाउट रहता है दोस्तों इसके बारे में, उसे कवर कर लेते हैं। पहला डाउट रहता है कि अजय रावत क्यों आवश्यक है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो भी बच्चे ने उत्तराखंड की तैयारी की होगी और जिसने एग्ज़ाम निकाले होंगे, उन्हें पता होगा जो उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास है दोस्तों, वह सबसे अच्छा अजय रावत में दिया गया है। ठीक है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से, वो सब अजय रावत से कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए भी यह किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ तक कि गोरखा और पंवार राजवंश से भी अच्छा दिया गया है इसमें। पंवार और गोरखा से भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो भी अजय रावत से कवर हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कुड़िंद और कत्यूरी राजवंश जो है दोस्तों, इसमें कम दिया गया है। चंद भी थोड़ा सा कम दिया गया है। ठीक है। क्योंकि और चंद राजवंश और कत्यूरी और कुड़िंद हो गया, तो ये जो प्राचीन कालीन इतिहास है दोस्तों उत्तराखंड का, ये थोड़ा सा अजय रावत में कम दिया गया है। इसके लिए आपको कोई और बुक भी पढ़नी पड़ सकती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, यह एक ऑथेंटिक बुक है। अगर एग्जामिनर कोई आपके क्वेश्चन को गलत देता है, जैसे आपने अजय राउत की किताब पढ़ी और आपने क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपने बी आंसर टिक किया और एग्जामिनर ने आपका आंसर दे दिया ए, ठीक है, तो आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, इस किताब का रेफरेंस दे सकते हैं कि इस किताब में इसका आंसर ये दिया गया है। तो आपका जो पॉइंट है वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक है अजय राउत। ठीक हो गया। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है और चलती भी है उत्तराखंड के एग्जाम में। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि अजय रावत का ज़माना चला गया, अब तो वन लाइनर पढ़ के भी तो वो निकाल सकते हैं। अजय रावत पढ़ना अब वो पहले पढ़ा जाता था, अब नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अजय रावत का जो ज़माना है दोस्तों, कभी नहीं जाएगा। जब तक उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड की इतिहास पूछी जाएगी, तब तक इस किताब को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि वन लाइनर भी पढ़े जा सकते हैं, बट वन लाइनर याद नहीं होते हैं दोस्तों। आप 100 वन लाइनर पढ़ोगे, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 याद हो जाएंगे। 50% आप फिर भी कवर नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो लुसेंट बुक का, वो भी तो पूरी फैक्ट बेस एक गाइड है ना, लुसेंट बुक। आपने कम से कम उसे, जब से आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, 6-7 बार पढ़ लिया होगा कम से कम, तो आपको याद भी नहीं हुई होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ जो वन लाइनर है दोस्तों, उसको याद करने के लिए उसकी पीछे की जो बैकग्राउंड में जो स्टोरी है दोस्तों, उसे जान लेना आवश्यक होता है, तब जाके आपको वो क्वेश्चन याद होता है। तो इसलिए आप अगर सीधे आप डायरेक्ट उत्तराखंड के वन लाइनर रटने लग जाओगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा आपके लिए। उसके लिए आपको उसका बैकग्राउंड में जो भी स्टोरी है उसे जानना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए अजय रावत की किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पढ़ें उत्तराखंड की जो अजय रावत की किताब है। तो तरीका मैं बता देता हूँ। हर तरीका, कोई भी किताब हो दोस्तों, इसको पढ़ने का तरीका यही होता है। सबसे पहले आप उसकी 2-3 बार ऊपरी रीडिंग मार लो। पहले टाइम में ही नोट्स बनाने की मत सोचो। अगर आप फर्स्ट बार उत्तराखंड की जो अजय रावत की किताब है उसे पढ़ रहे हो और पहली बार में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप उस पूरी किताब को ही एक दूसरी किताब बना दोगे। मतलब कॉपी में उस किताब को ही उतार लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा ना नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। आपको उस किताब की समरी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप पहली बार में ही नोट्स बनाओगे तो श्योर है आप उस किताब को एक बार दोबारा लिख दोगे दूसरी कॉपी में। ठीक है। इसलिए पहली उस किताब का 2-3 बार रीडिंग मार लीजिए पूरी, ऐसे कहानी की तरह पढ़ लीजिए उस किताब को। उसके बाद उस किताब का आपके माइंड में एक कहानी बनने लग जाएगी कि हाँ हाँ, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इनको हमें कवर करना है। ठीक है। और तीसरी बार पढ़ने पे उसके नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाने हैं दोस्तों, क्योंकि ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके एक एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है। कोई भी एक पैराग्राफ जैसे आप पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ है, जैसे इधर से इधर से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके वन लाइनर आप बनाते जाइए चैप्टर वाइज। ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। पढ़ लेते हैं पहले इसको। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबंध रहा है। उत्तराखंड के इतिहास को 2 चरणों, प्रागैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे बताता हूँ, इतिहास को पढ़ने के लिए हम 3 कालों में उसे विभाजित करते हैं। ठीक है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल। 3 काल, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है।
और जो आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं बट उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और फिर जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है दोस्तों, इसे फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो फिर पुरापाषाण काल है दोस्तों, इसे फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पुरापाषाण युग है। इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे 3 चरणों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया है। जो निम्न पुरापाषाण काल है दोस्तों, इसके उपकरणों की उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल में इस युग के उपकरण खोजे गए हैं। और डॉक्टर पी.के. नौटियाल, यशोधर मठपाल ने की इनकी खोज, ठीक है। और गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर के.पी. नौटियाल ने जो मध्य पुरापाषाण काल है उसके उपकरणों की खोज की है। हालांकि जो उच्च पुरापाषाण काल है उसके उपकरणों की जो सूचना है किसी भी पुरातत्वविद ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, वो मिले नहीं है, ठीक है। तो इस जो पैराग्राफ है दोस्तों, इससे क्वेश्चन किस तरीके से निकालने में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हो, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल और इसके स्थल उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे एक तो हो गया कालसी, कालसी, ठीक है, हो गया निम्न नदी जो यमुना नदी घाटी कगार है कालसी, वहाँ से। एक हो गया श्रीनगर, एक हो गया पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा, एक हो गया खुटानी नाला नैनीताल। जो निम्न पुरापाषाण काल है दोस्तों, इसके जो सबूत मिले हैं उत्तराखंड में 4 स्थानों से मिले हैं, कालसी, श्रीनगर, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा, खुटानी नाला। एक तो ये निकल गया यहाँ से नोट्स, ठीक है। और जो दूसरा नोट्स निकल गया वो हो गया मध्य पुरापाषाण काल, उसके उपकरण कहाँ से मिले हैं, श्रीनगर, ठीक हो गया। और जो उच्च उच्च पुरापाषाण काल है दोस्तों, उसके कोई भी सबूत नहीं मिले। तो इस पैराग्राफ से कितने हमें क्वेश्चन मिल गए, 2। एक तो पुरापाषाण काल जो निम्न पुरापाषाण का है उसके स्थल, और एक हो गया मध्य पुरापाषाण काल उसके स्थल। तो ये आपको किस प्रकार ऐसे आप नोट से बना सकते हो, जब आप इस किताब को 2-3 बार पहले पढ़ चुके होंगे, और फिर थर्ड जो बार आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से आप नोट से बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट निकला। फिर आता है दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लेके ये वाला, इसे देख लो यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकालोगे। जैसे देख लो, ये शिलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों अल्मोड़ा तथा चमोली से प्राप्त हुए हैं। जैसे पहले इसके यहाँ पे दिया है, देखते हैं। मदन मोहन जोशी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शिलाश्रयों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से प्राप्त होते हैं। जो ये शिलाश्रय है दोस्तों, ये 2 जगह से मिले हैं, एक तो हो गया अल्मोड़ा, दूसरा हो गया चमोली। अल्मोड़ा में कहाँ से, लाखूडियार, ठीक है, लाखूडियार। और चमोली में अल्मोड़ा में जैसे लाखूडियार हो गया, फड़का नौली हो गया, फलसीमा, लवेथा, पेटसाल, कालामाटी, मल्ला पेनाली, ये सब अल्मोड़ा में है, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे। और चमोली में ग्वारखिया उडियार, ठीक है, अलकनंदा घाटी में, और पिंडर घाटी में किमनी गांव। तो इस प्रकार से इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे लाखू उडियार आ गया, तो यहाँ पे 1968 में इसकी खोज की थी, अल्मोड़ा में स्थित है, सुयार नदी के तट पर स्थित है। डायरेक्ट पूछा गया था कि लाखू जो गुफाएं किस नदी के तट पर है, तो सुयार नदी, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, MP जोशी ने की थी 1968 में। तो सब कुछ दिया गया यहाँ पे, ठीक हो गया। और कौन सा स्थल है ये, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलाश्रय, ठीक है, ये भी। और इसका विषय क्या है, नृत्य कर सामूहिक नृत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पैराग्राफ से आप जब तीसरी बार रीडिंग मारोगे तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक पैराग्राफ से, वो आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाखू जो उडियार है दोस्तों, उसका सामूहिक नृत्य इसका विषय यहाँ पे दिया गया है, ठीक हो गया। और नागफनी का आकार है इसका, ये लिख सकते हैं आप। और जैसे यहाँ से फड़का नौली है, यहाँ भी 3 शैलाश्रय मिले अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से आपके इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक हो गया। पहले 2-3 बार इसका ऊपरी रीडिंग मानी है, जब थर्ड टाइम आप इसको पढ़ोगे, थर्ड या फोर्थ टाइम, उस टाइम पे आप इसके एक पैराग्राफ को लेके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज, वो 1 लाइनर में बनाते रहने हैं। एक बार नोट्स बना लो, उसके बाद मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन मारो, फिर उसके बाद आप 1 लाइनर पढ़ सकते हो कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपकी माइंड में ये छपने लग जाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक हो गया दोस्तों। ये इसका बेस्ट तरीका होता है किताब पढ़ने का। और अजय राउत को भी आप इस तरीके से पढ़ोगे तो निश्चित ही आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना लोगे इस किताब की, ठीक है। और आपके जो उत्तराखंड इतिहास है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से एक प्रत्येक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी है, इसके नोट्स जो है दोस्तों 1 लाइनर में बनाने हैं अजय राउत के, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये था अजय राउत को किस प्रकार से पढ़ना है। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और बेस्ट तरीका भी वही होता है कि किसी भी किताब को पढ़ने का, उससे पहले आप 2-3 बार उसकी समरी, उसे 2-3 बार ऊपरी उसकी रीडिंग मार लो, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरे अनुभव से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे आपको बनानी है, किस पे चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने जो जानने में जितने भी लोग हैं आपके,
उनको शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें यार दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।